हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीमी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खास एवं महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें से आपको सॉल्व कराया जाएगा बैटरी के क्वेश्चनों को। मैं इस बैटरी के कुछ बेसिक के बारे में बात करूं तो जो हमारी विद्युत होती है, विद्युत के कई सारे प्रभाव होते हैं, जैसे ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, एक्सरे प्रभाव, आयोनाइजेशन प्रभाव। तो इन सभी प्रभावों में से एक नाम आती है रासायनिक प्रभाव के बारे में। तो ये जो हमारी रासायनिक प्रभाव होती है, रासायनिक प्रभाव के अंतर्गत हमारी बैटरी आती है, जो कि आज हम लोग प्रश्नों के माध्यम से इसको पढ़ने वाले हैं। तो आपने बैटरी को कितना पढ़ा है और आपसे बैटरी आती कितनी है, आज पता चल जाएगा जब आप इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यदि आपकी तैयारी बैटरी से संबंधित अच्छी है तो आप अधिक से अधिक प्रश्नों को राइट करेंगे, और यदि आपकी तैयारी थोड़ी वीक है तो कोई बात नहीं, आज आप अपने इस तैयारी को आगे बढ़ाइए, अपने इस तैयारी को एक निखार दीजिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दीजिए। करेक्ट। तो दोस्तों, हम इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि आप वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो के एंड में आप लाइक कीजिए, ठीक है। यदि आपको कोई डाउटफुल है तो आप वीडियो के एंड में लाइक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर नए होंगे इस चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बैटरी ही नहीं, जो ITI इलेक्ट्रीशियन का थ्योरी है, पूरे थ्योरी को, पूरे सिलेबस को मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। आप किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो, DMRC, इसरो, DRDO, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, NCL, किसी भी चीज़ की, बेफिक्र रहिए। आपको हर एक कंटेंट के साथ हर एक टॉपिक का वीडियो मिलेगा, वो भी पूरे सॉल्यूशन के साथ, बेहतर सॉल्यूशन के साथ। तो दोस्तों, बने रहिए इस नीमी टेक्निकल क्लासेस में और अपने इस पाठ्यक्रम को, अपने इस सिलसिला को जारी रखिए। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा आज का क्वेश्चन है जो कि दिल्ली मेट्रो का है, जो 2018 में आया था, ठीक है। जब किसी तरल पदार्थ में विद्युत धारा का बहाव रासायनिक परिवर्तनों के साथ होता है तो इसे क्या कहा जाता है? करेक्ट। आयोनाइजेशन प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रभाव। देखिए भाइयों, होता क्या है, जो हमारी विद्युत होती है ना, इसको प्रवाह होने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। तो माध्यम हमारे पास होती है तीन: ठोस, द्रव और गैस। ठोस में आ जाता है आपका चालक, द्रव्य में आता है कोई तरल पदार्थ जैसे विलयन, और गैस में आता है हमारी जो गैस होती है, जो लैंपों में गैस भरी जाती है, वो गैस, ठीक है। तो यहाँ पे तरल पदार्थ के बारे में बात कर रहा है कि जब किसी तरल पदार्थ में विद्युत के धारा को प्रवाह कराएंगे तो एक परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को क्या कहते हैं, ठीक है? उस परिवर्तन को हम बोलते हैं रासायनिक प्रभाव। इसी को बोला जाता है रासायनिक प्रभाव। अब जैसे कि कोई कंडक्टर हो गया, मान लीजिए कि ये मेरा एक चालक है, ठीक है, किसी भी चीज़ की चालक है, और ये ठोस है। इस चालक में जब हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित कराते हैं तो किस चीज़ में परिवर्तन होता है? यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इस कंडक्टर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो जब हम किसी ठोस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं तो परिवर्तन चुंबक में होता है, और जब किसी तरल पदार्थ में धारा का प्रवाह कराते हैं तो परिवर्तन किस में होता है? रासायनिक में, केमिकल में परिवर्तन होता है। और वही चीज़ हमसे पूछा है, और यदि हकीकत में देखा जाए तो यही होती है बैटरी। करेक्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक प्रभाव। ये आयोनाइजेशन प्रभाव होता है, देखिए, लैंप में। ऊष्मीय प्रभाव हीटर में। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रभाव ये तो है नहीं, ठीक है, ये बैटरी के अंतर्गत ही है, लेकिन इसका कुछ दूसरा मेथड है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अपना आप इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। नीमी टेक्निकल क्लासेस के द्वारा जो तैयारी कराई जा रही है, आप इस चीज़ से कितना सीख रहे हैं, इस चीज़ का फीडबैक जरूर दीजिएगा। और जब आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ आपको आंसर देना जरूरी होता है। वहीं से आपको पता लगता है कि आपकी तैयारी कितनी स्ट्रॉन्ग है या फिर आप कितना वीक हैं। करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। जब किसी द्रव्य में दो संचालक छड़ डुबोई जाती है जिससे कि इस क्षण में धारा का प्रवाह हो सके, इस क्रिया को क्या कहते हैं? जब भी किसी द्रव्य में, मान लीजिए कि एक ये है हमारे पास कोई बर्तन है, इसमें भरा हुआ है द्रव्य, इसमें पूरा द्रव्य भरा हुआ है, इस तरह से विलयन। इसमें जब हम किसी दो संचालक क्षण को डुबोते हैं, चलिए डुबो देते हैं। ये दो मेरा संचालक क्षण है, ये पहला क्षण हो गया,
और ये है दूसरा क्षण। ध्यान से समझिएगा, ये पहला क्षण, ये दूसरा क्षण। जब किसी द्रव्य में ये द्रव्य होगा, इसमें दो संचालक क्षण डुबो दिए हमने। ये संचालक क्षण क्यों डुबोए हैं? इसमें धारा का प्रवाह करने के लिए। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? अब देखिए, इसमें धारा का प्रवाह कराएंगे इनमें, हम इन दोनों इलेक्ट्रोड में, तो ये तो कहलाएगी इलेक्ट्रोड। हमसे पूछा किसके बारे में गया है? इलेक्ट्रोड के बारे में पूछा है। आप इस चीज़ को कैसे पकड़ेंगे? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस क्षण में धारा का प्रवाह हो सके। तो क्षण के बारे में पूछ रहा है ना, कि इसमें धारा का प्रवाह हो सके। करेक्ट। हमें द्रव्य के बारे में नहीं पूछ रहा है। द्रव्य में तो हमने इस क्षण को डुबोया है, तो ये इलेक्ट्रोड होगा। करेक्ट। आयंस, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो इस क्षण में से प्रवाहित होंगे। करेक्ट। लेकिन आपका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रोड। करेक्ट। चलिए, सेकंड का राइट आंसर आपको मिल गया देखने के लिए। और दोस्तों, अगर आप तैयारी करना चाहते होंगे, अच्छे तरीके से अपनी नौकरी पाना चाहते होंगे, तो आप अभी तुरंत ज्वाइन कीजिए इस निमी टेक्निकल क्लासेस को, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी बैटरी को अधिक समय तक अनावेशित अवस्था में रख दिया जाता है, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, कोई एक बैटरी है, उस बैटरी को बिना यूज के और डिस्चार्ज कंडीशन में उसको रख देते हैं हम, तो उसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, उसके अंदर का जो प्रतिरोध होता है इलेक्ट्रोड का, वो बढ़ जाता है हमेशा। करेक्ट। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आपको ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जब किसी डिस्चार्ज कंडीशन में किसी बैटरी को हम रखेंगे, तो किस तरह से रखेंगे? उसके अंदर का जो विलयन होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, उसको भली भांति बाहर निकाल देना है। बैटरी को पूर्णतः साफ सुथरा करके हमको एक खाली स्थान में, शुष्क स्थान में रखना होता है। और नेक्स्ट बात यह है कि जब बैटरी अनावेशित होती है, उस कंडीशन में इसके इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व हो जाता है 1.18। ये हो गया विशिष्ट घनत्व। विशिष्ट घनत्व किस कंडीशन में? जब बैटरी हमारी डिस्चार्ज होगी, और डिस्चार्ज कंडीशन में बैटरी की वोल्टेज हो जाती है 2 वोल्ट। करेक्ट। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जनित्र का प्रयोग बैटरी आवेशन के लिए किया जाता है? जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो हमें उसको चार्ज करने की ज़रूरत होती है, तो हम चार्ज करने के लिए एक जनरेटर का प्रयोग करते हैं। जनरेटर होता है 3 प्रकार का, सीरीज, शंट और कंपाउंड। राइट। तो इन तीनों जनरेटर में से एक जनरेटर हमारे पास ऐसा होता है जिसको हम बैटरी चार्ज करने के लिए उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है। तो इसका नाम है शंट जनरेटर। क्या? शंट जनित्र। ये एक डीसी प्रकार का जनरेटर होता है, जो आउटपुट में डीसी विद्युत धारा प्रवाहित कराता है, और हमें बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी सप्लाई की जरूरत होती है, और शंट जनरेटर से हम चार्ज कर लेते हैं। शंट जनरेटर का दूसरा काम होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए। जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में आपको बताऊं थोड़ा सा। जैसे कि क्या होता है कि चांदी के ऊपर सोने का पानी चढ़ा के लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। ठीक है। तो इस क्रिया को संपन्न करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस विधि का प्रयोग किया जाता है, वही होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। राइट। तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया को भी करने के लिए हमें शंट जनरेटर की ज़रूरत पड़ती है, और बैटरी को चार्ज करने के लिए भी हम इसी जनरेटर का प्रयोग करेंगे। करेक्ट। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, श्रेणी क्रम में संयोजित 5 कार्बन जिंक सेल का आउटपुट होगा। 5 कार्बन जिंक सेल श्रेणी क्रम में संयोजित। ठीक है। ये एक मेरा सेल हो गया। कितना सेल है? 5, 3। करेक्ट। ये टोटल मेरे 5 सेल हो गए। यहाँ पे कोई लोड कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है। ये हो गया मेरा एक लोड। ये 5 सेल है। जब इसको आप श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे, तो टोटल इसकी जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो बढ़ जाती है। यानी कि जो हमारी कार्बन जिंक सेल होती है, इसकी वोल्टेज रेटिंग होती है 1.5 वोल्ट। ठीक है।
आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, कितना आता है 7.5 वोल्टेज। यानी कि जब बैटरी को श्रेणी क्रम में जोड़ने की बात करेगा तो वोल्टेज रेटिंग बढ़ती है, और जब बैटरी को समांतर क्रम में जोड़ने की बात करेगा तो हमेशा करंट बढ़ती है। और जब बैटरी सीरीज और समांतर यानी कि मिश्रित क्रम में जब जोड़ेंगे आप, तो अधिक मान का धारा अधिक समय तक प्रवाहित कर जब भी हमें करना होगा तो हम उसको मिश्रित क्रम में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। आपसे मेरा एक सवाल है कि जो बैटरी होती है ये ये किस तरह से बिहेव करती है। ऑप्शन है रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर भेजिए। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि क्या होता है, बट इससे पहले आप करना कि जो हमारी बैटरी होती है वो बैटरी किसकी तरह बिहेव करती है, कैपेसिटर, इंडक्टर या रजिस्टर की तरह। चलिए, किसी लेड एसिड बैटरी की वाट आवर क्षमता किस प्रतिशत के बीच बदलती रहती है। ये देखिए, जो चाहे वाट आवर क्षमता हो चाहे एम्पियर आवर क्षमता हो, ये तो लोड पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि जितना लोड कनेक्ट करेंगे बैटरी में उसी के अकॉर्डिंग इसकी कैपेसिटी होती है। लोड कम तो इसकी कैपेसिटी, इसकी जो वाट आवर क्षमता होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, सॉरी कम हो जाती है ज़्यादा लोड पे, और लोड कम होगा तो ज़्यादा हो जाती है इसकी क्षमता। ठीक है, तो ये लोड पे डिपेंड करता है, बट इसका एक फिक्स रेशियो भी है कि ये 70 से 80% के बीच ही बदलती है। यदि परिवर्तन भी होता है लोड के अकॉर्डिंग तो इस 70 से 80% के बीच ही रहता है, इससे 70 से कम नहीं होता और 80 से ज़्यादा नहीं होती। ये तो हो गई वाट आवर क्षमता की। और लेड एसिड बैटरी की एक एम्पियर हावर क्षमता होती है, एम्पियर हावर क्षमता। ठीक है, तो ये एम्पियर हावर क्षमता कितनी होती है, ये 90 से 95% होती है। करेक्ट, लेड एसिड बैटरी एक सेकेंडरी सेल है और इसकी एम्पियर हावर क्षमता होती है 90 से 95, वाट हावर क्षमता होती है 70 से 80%। नेक्स्ट है, निकल को कहाँ उपयोग में किया जाता है। निकिल एक मटेरियल होती है, एक धातु होती है जिसका प्रयोग हम करते हैं किस चीज़ को बनाने में, बैटरी को, रेक्टिफायर को, मशीन को, जनरेटर को। मशीन और जनरेटर को बनाने के लिए हमें ढलवा लोहा या कास्ट आयरन की ज़रूरत पड़ती है इसकी फ्रेम को बनाने के लिए। रेक्टिफायर एक दिष्टकारी होता है। यहाँ पे देखिए निकिल विकिल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, रेक्टिफायर में तो निकिल का प्रयोग बैटरी बनाने के लिए किया जाता है। क्या, बैटरी बनाने के लिए निकिल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और निकिल का दूसरा प्रयोग किया जाता है स्थाई चुंबक बनाने के लिए, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम निकल का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, परमानेंट मैग्नेट बनाना हो तो भी निकल लेंगे आप, और बैटरी बनाना हो तो भी आप निकल को ही लेंगे। ठीक है, चलिए अगला, एक बैटरी का वोल्टेज जो एक मेष में क्लॉकवाइज दिशा में धारा बहाव का कारण बनता है उसे जाना जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखिए। इसमें क्या होता है कि दो वोल्टेज सोर्स होता है, वो भी दो वोल्टेज सोर्स होता है। ठीक है, ये पहला हो गया और ये दूसरा। जो भी चीज़ मैं बताऊंगा आपको उस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे ना तो आप मिस्टेक हो जाए, कहीं ना कहीं मार खा जाएंगे। करेक्ट, यहाँ पे कनेक्ट होगा प्रतिरोध। अब देखिए, इसमें से आपको ध्यान देने वाली बात है कि पॉजिटिव इसका इस साइड है, ऊपर साइड, नीचे साइड निगेटिव है, और इसका निगेटिव नीचे और पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे। यानी कि ये जो बैटरी है इस कंडीशन में बैटरी हमारी पैरेलल में जुड़ी होती है और इसकी जो पोलैरिटी होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब विद्युत धारा का प्रवाह होगा क्लॉकवाइज में, इस तरह क्लॉकवाइज में होगा यानी कि दक्षिणावर्त में होगा, तो इसमें एक पॉजिटिव वोल्टेज के रूप में इसे जाना जाता है। जब इसका बहाव, धारा का बहाव एंटी क्लॉकवाइज दिशा में होता तो उस समय नेगेटिव वोल्टेज के रूप में जाना जाता है। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि एक बैटरी का वोल्टेज जो एक मेष में, ये क्या है टोटल हमारा, एक मेष किसको बोलते हैं, मेष मतलब होता है लूप, मेष का मतलब होता है लूप। अब देखिए, धारा का प्रवाह यहाँ पे लूप पे ही तो हो रहा है, इस तरह से ये लूप बना रहा है। तो जब इसके लूप की आकृति क्लॉकवाइज दिशा में होगी तो पॉजिटिव होगी, और जब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में होगी तो निगेटिव होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, पॉजिटिव वोल्टेज। ठीक है, नेगेटिव तब होता है जब एंटी क्लॉकवाइज की बात करता है, वामावर्त की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
शुष्क सेल का ऋणात्मक ध्रुव किस पदार्थ से मिलकर बना होता है? सबसे पहले देखिए कि जो शुष्क सेल होता है इसका दूसरा नाम होता है कार्बन जिंक सेल। क्या? कार्बन जिंक सेल। इसमें जो हमारी कार्बन होती है ये एनोड के रूप में काम करती है और जिंक यानी कि जस्ता कैथोड के रूप में काम करती है। अब देखिए कि आपसे पूछा क्या गया है कि शुष्क सेल का जो ऋणात्मक होता है, एनोड को हम धनात्मक बोलते हैं और कैथोड को ऋणात्मक बोलते हैं। तो ऋणात्मक किस पदार्थ से मिलकर बना होता है? जिंक से। और जिंक का दूसरा नाम है जस्ता। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब एनोड के बारे में पूछा होता तो आप करते कार्बन। चलिए अगला, सीसा संचायक बैटरी यानी कि लेड एसिड सेल के इलेक्ट्रोड पर गैसों का उत्सर्जन क्या दर्शाता है? जो हमारी बैटरी होती है ना, उस बैटरी में जो इलेक्ट्रोड होता है उस इलेक्ट्रोड में एक ऐसी कंडीशन आती है चार्जिंग के दौरान, सॉरी चार्जिंग के दौरान नहीं, इस एक ऐसी कंडीशन आती है, एक ऐसी स्थिति आती है कि जो इलेक्ट्रोड होता है उस इलेक्ट्रोड से ना गैस उत्सर्जित होने लगते हैं। उस स्थिति को क्या कहते हैं? ठीक है, उस टाइम को क्या कहते हैं? आप यदि किसी बैटरी में गैस का उत्सर्जन होने लगा तो आप क्या समझेंगे उससे? निर्वहन पोजीशन की यानी कि धारा का प्रवाह की स्थिति समझेंगे, या फिर निर्वहन प्रक्रिया की समापन, धारा प्रवाहन की प्रक्रिया समाप्ति हो गई, यह समझेंगे? नहीं। आवेशित किए जाने की आवश्यकता, यदि किसी लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोड पर गैस उत्सर्जित होने लगेंगे तो क्या आप ये समझेंगे कि इस बैटरी को चार्ज करने की ज़रूरत है? नहीं, ऐसा नहीं समझना है हमें। हमें क्या समझना है कि इस बैटरी के अंदर जो आवेश था ना वो अब डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि चार्जिंग की प्रक्रिया जो थी वो समापन हो रही है। राइट, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका उपयुक्त आंसर रहेगा और आप इस चीज़ को देख लीजिए और नोट कर लीजिए। करेक्ट। चलिए अगला है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे अधिकतम उपयोग की जाने वाली स्टोरेज बैटरी है। अच्छा आप ये बताइए कि जो बैटरी होती है वो अपने अंदर ऊर्जा को किस रूप में स्टोर करती है? ठीक है, तो ये अपने अंदर जो ऊर्जा होती है ना उसको रासायनिक रूप में स्टोरेज करती है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली स्टोरेज बैटरी कौन है? लेड एसिड बैटरी। ठीक है, बिल्कुल सीसा अम्ल यही बैटरी है जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। देखिए जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं ना इनमें सबसे ज़्यादा आजकल यही लेड एसिड बैटरी और इमरजेंसी के रूप में लेड एसिड बैटरी यूज किया जाता है। निकल कैडमियम सेल का यूज हम ज़्यादा नहीं करते, निकल कैडमियम का सेल का यूज करते हैं हम जो यूपीएस होता है, अनस्ट्रप्टेबल पावर सप्लाई, यूपीएस। ये यूपीएस एक पैनल होती है, यूपीएस नाम से एक पैनल होगी। ये आपको ज़्यादातर किसी प्लांट में या फिर जो बड़े ऑफिस होते हैं वहाँ पे यूपीएस पैनल देखने को मिलेगा और उस पैनल के अंदर जो बैटरी होगी वो निकल कैडमियम बैटरी ही होगी। करेक्ट, और उसका जो संयोजन होगा वो श्रेणी क्रम में वहाँ पे संयोजित किया जाता है। शुष्क सेल, इसका प्रयोग देखिए सबसे ज़्यादा दैनिक जीवन में किया जा रहा है, जैसे कि छोटे मोटे उपकरण जो होते हैं, रिमोट हो गया टीवी का, किसी भी चीज़ का रिमोट ले लीजिए या फिर आप घड़ी ले लीजिए, तो इन सभी स्थानों पे हम शुष्क सेल का ही प्रयोग करते हैं। करेक्ट, और जो ये क्षारीय सेल है तो क्षारीय सेल तो नहीं होगा देखिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही होगा कि लेड एसिड बैटरी का ही प्रयोग सबसे ज़्यादा हम करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से एक शुष्क सेल है। अब आपको बताना है कि शुष्क सेल कौन सा है। हमने शुष्क सेल के बारे में बहुत कुछ जान लिया, इसका वोल्टेज कितना होता है, एनोड कैथोड किस चीज़ का बना होता है। ठीक है, तो अब बारी आई है कि शुष्क सेल किसका बना होता है। 2017 शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन है दिल्ली मेट्रो का। क्षारीय सेल है, क्षारीय सेल उसको बोला जाता है, निकिल आयरन सेल को क्षारीय सेल बोला जाता है। ठीक है, शुष्क सेल क्षारीय सेल नहीं होता। जिंक कार्बन सेल, बिल्कुल मैंने आपको बता भी रखा था कि कार्बन जिंक सेल या जिंक कार्बन सेल बात तो एक ही है ना। बस आपको पता होना चाहिए कि जिंक का जो उपयोग होता है वो किस रूप में होता है और कार्बन का उपयोग किस रूप में। तो जिंक होगा हमारा एनोड, सॉरी कैथोड, और कार्बन हमारी होगी एनोड। ठीक है, तो जिंक कार्बन सेल ही हमारी एक शुष्क सेल है और इसकी वोल्टेज रेटिंग होती है 1.5 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट है, लेड एसिड बैटरी की ऋणात्मक प्लेट किसके द्वारा निर्मित होती है।
इसका ऋणात्मक प्लेट, अमोनिया गलत, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल गलत, शुद्ध लेड बिल्कुल सही, शुद्ध लेड। अब देखिए जो लेड एसिड बैटरी होती है इसकी चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान आप ध्यान दीजिएगा कि जो इसका धनात्मक होता है यानी कि जो इसका एनोड टर्मिनल होता है, तो इसका एनोड टर्मिनल बना होता है PbO2। Pb को हम बोलते हैं, Pb रासायनिक सूत्र है लोहा लेड का यानी कि सीसा का, और O2 ऑक्साइड यानी कि लेड परऑक्साइड का हमारा एनोड बना होगा, और कैथोड बना होगा स्पंजी लेड का, स्पंजी लेड, और स्पंजी लेड को बोलेंगे Pb। अब यहाँ पे देखिए कि जो स्पंजी लेड होता है, स्पंजी का मतलब क्या होता है? स्पंजी का मतलब होता है कि सूखा हुआ, यानी कि जो यहाँ पे शीशा प्रयोग किया जाएगा कैथोड के रूप में, वो सूखा हुआ शीशा प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए लेड एसिड बैटरी एक वेट सेल है। ठीक है, सेकेंडरी सेल जो भी होती हैं सब वेट सेल होती हैं, और वेट होने के बावजूद भी इसका जो कैथोड टर्मिनल है ये हमेशा सूखा हुआ होगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगला, किसी इलेक्ट्रोलाइट को इलेक्ट्रोड से 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उठाने हेतु आसुत जल का मिश्रण कहलाता है। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका ये इलेक्ट्रोड है, ये आपका 2 इलेक्ट्रोड है, ये पहला इलेक्ट्रोड हो गया और ये आपका दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, पहला और दूसरा। तो ये एक हमारा पात्र है, इस पात्र में भरा हुआ है क्या? यहाँ पे विलयन भरा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा ये इन दोनों इलेक्ट्रोड के कितनी ऊंचाई तक भरी होनी चाहिए? जो इलेक्ट्रोलाइट का स्तर होता है ये इलेक्ट्रोड से कितनी ऊंची तक होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 10 से 15 mm, लेकिन हमें यहाँ पे mm में तो दिया नहीं है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है, और यही तो mm में ही तो मैं बताया हूँ आपको। तो चाहे आप 1 सेंटीमीटर बोल लीजिए या फिर 10 mm बोल लीजिए, बात तो एक ही है। तो आपको इतना तक हमेशा इलेक्ट्रोलाइट का स्तर होना चाहिए। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उठाने हेतु आसुत जल का मिश्रण करेंगे तो उस विधि को क्या कहते हैं? तो उस विधि को टॉप अप कहते हैं। यहाँ पे आपको एक टॉप अप मिलेगा जहाँ से आप इसको डालेंगे इलेक्ट्रोलाइट को। ठीक है, तो अब मेरा आपसे एक सवाल है कि जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें आसुत जल और इलेक्ट्रोलाइसिस दोनों भरा होता है, तो इन दोनों का रेशियो कितना होता है? फटाफट बताइए। आसुत जल और इलेक्ट्रोलाइसिस, इन दोनों का रेशियो होता है 3:1। यानी कि यदि आसुत जल का आप 3 बूंद मिलाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस आपको केवल 1 बूंद मिलाना है। यदि आसुत जल को आप 3 लीटर मिलाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस को केवल 1 लीटर मिलाना है। आपको जैसा सूटेबल लगे आप वैसा समझिए, लेकिन इस रेशियो को आप ध्यान रखिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताया हूँ मैं आपको, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो इस विधि को देखिए, जो हम आसुत जल मिलाने की विधि होती है ना, ये टॉप अप होती है, यानी कि लबालब भरना। ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के 10 से 15 मिलीमीटर तक ऊंचाई तक लबालब भरा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ट्रिकल चार्जिंग तो तब करते हैं ना जब बैटरी को हम बहुत लंबे समय तक बिना यूज के रखे रहते हैं, वो भी डिस्चार्ज कंडीशन में। तो उस समय क्या होता है कि इसका रजिस्टेंस का मान भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और बैटरी को जब हम चार्ज करते हैं तो उसमें बहुत ही निम्न मान की धारा को प्रवाहित करके बैटरी को चार्ज करते हैं। तो इस विधि को कहते हैं ट्रिकल चार्जिंग। डोपिंग विधि, बैटरी परीक्षण विधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। एक सीसा संचायक सेल को निम्नलिखित में से इलेक्ट्रोलाइसिस का मिश्रण करके मिश्रित किया जाता है। लेड एसिड सेल बनाना है हमें तो हमें किस इलेक्ट्रोलाइसिस का मिश्रण का प्रयोग करेंगे हम? इसमें तो तनुगंधक अम्ल होता है। ठीक है, तनुगंधक अम्ल बोलिए या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल बोलिए, जो भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ है उसी चीज़ को आपको सही मानना है।
इलेक्ट्रोलाइट अम्ल का प्रयोग कभी नहीं करते। जल में तनु गंधक का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का नहीं। जल में हाइड्रोक्लोरिक, जल में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। अभी मैंने बताया जल आपका होना चाहिए 3 में और हाइड्रोक्लोरिक इलेक्ट्रोलाइसिस होना चाहिए 1। इलेक्ट्रोलाइसिस 1, यानी कि इन दोनों का रेशियो 3:1 होना चाहिए और इन्हीं अनुपात में हम बैटरी के अंदर इन दोनों का मिश्रण, जल और इलेक्ट्रोलाइसिस का मिश्रण करके हम बैटरी के अंदर डाल देंगे। अब ये जो जल होता है ये आसुत जल होता है, ठीक है। आसुत जल एक ऐसा जल है जो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन प्रकार का होता है, ठीक है। ये कभी खराब नहीं होता, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, क्योंकि इस जल के अंदर भी कुछ केमिकल्स मिले होते हैं। और आप किसी भी चीज़ में यदि केमिकल मिला के रखते हो तो उसकी एक डेट होती है, इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है कि इतने दिन तक ये खराब नहीं हो सकता, ठीक है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में देते हुए आसुत जल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और आसुत जल का भी बहुत बड़ा रोल होता है बैटरी के अंदर, क्योंकि हम सिंपल पानी को तो डाल नहीं सकते, करेक्ट, चाहे इमरजेंसी कितना भी हो ठीक है। चलिए, इसको हम डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं आसुत जल को। और एक बात और बताइए आप कि जो हमारा थर्मल पावर प्लांट होता है वहाँ पे भी हम एक वाटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उस वाटर का नाम क्या है? उस वाटर का नाम होता है रॉ वाटर। क्या? रॉ वाटर, रॉ वाटर। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, निकिल लोहा सेल यानी कि लेड निकिल आयरन सेल में एक्टिव मटेरियल निकिल हाइड्रोक्साइड और निकिल के सल्क में पैक होते हैं। दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। निकिल आयरन सेल में सक्रिय पदार्थ निकिल हाइड्रोक्साइड और निकल के सल्क किस रूप में पैक होते हैं? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप समझिए। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक निकिल आयरन सेल है, ठीक ना। निकिल आयरन सेल नहीं, कोई भी सेल हो, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये एक पात्र हो गया, ये एक क्या हो गया? पात्र। इसमें हम क्या भरेंगे? इलेक्ट्रोड डालेंगे। ये पहला इलेक्ट्रोड हो गया, ये दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया और ये तीसरा इलेक्ट्रोड हो गया। तो बैटरी के अंदर इसी तरह कई सारे इलेक्ट्रोड होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या भरा होगा? माध्यम भरा होगा, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस भरा होगा। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं भरेगा तो क्या होगा? अगर इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा तो बताइए, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, इसको पास पास में रखेंगे तो, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस भरा होता है। यही हमसे पूछा है कि जो सल्क होते हैं ये किस रूप में बंधक होते हैं, किस रूप में? आपस में तो बंधे हैं लेकिन इनके बीच में क्या है? कुचालक, इसलिए शॉर्ट नहीं होंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस एक क्या है? कुचालक ही तो है। तो ये किस रूप में बंधे होंगे? ये एकांतर, देखिए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, यानी कि एक से एक लेयर में होंगे ये एकांतर परत में। एक अंतर का मतलब हो गया एक का अंतर, ठीक है। अगर हम चाहें तो यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन नहीं रखे, क्योंकि हमें एक का अंतर करके ही रखना है। तो यही चीज़ आपसे पूछा गया है कि एक से एक लेयर एकांतर परत ही आपका उपयुक्त आंसर होगा, और आप इस चीज़ को देख लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17। अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, टोटल 20 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है, करेक्ट। चलिए, तो आप 2-4 क्वेश्चनों को और सॉल्व कर लीजिए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। एक लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी किस रूप में भंडारित होता है? सबसे पहले मैं आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकेंड में बताया था कि जो बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज होती है वो किस रूप में स्टोरेज होती है। मैंने वहाँ पे बताया था आपको कि वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोरेज होती है। किस रूप में? रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोरेज होती है। और मेरा आपसे एक सवाल है कि मान लीजिए आपके पास एक कॉइल है इस तरह का, इस कॉइल में हम इलेक्ट्रिसिटी को गुजारते हैं, तो यहाँ पे ऊर्जा किस रूप में स्टोरेज होती है? यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के रूप में, यानी कि मैग्नेट के रूप में। किस रूप में? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, मैग्नेट। आपको जो अच्छा लगे वही चीज़ नोट कर लीजिए। ये तीनों चीज़ एक ही है, चाहे आप विद्युत क्षेत्र बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में यहाँ पे स्टोरेज होता है, और बैटरी में रासायनिक रूप में स्टोरेज होता है। बहुत सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 18। लेड अम्ल बैटरी यानी कि लेड एसिड सेल चालकों का एक प्रकार है तथा अन्य प्रकार है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन।
ऐसे क्वेश्चन में ना अक्सर स्टूडेंट मार खा जाते हैं, लेकिन मार आपको नहीं खाना है। मार इसलिए स्टूडेंट खाता है क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं ना, वैसे भी आपका हार्ड प्रेशर एकदम भयानक तरीके से चल रहा होता है और आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है, यानी कि आपको 90 मिनट या फिर 120 मिनट में इतने सारे प्रश्नों को हल करना है, तो बस करना है। इससे आपको एक सेकेंड भी अधिक नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज़ का प्रेशर होता है, तो इन सभी चीज़ का प्रेशर होता है, क्वेश्चन को समझ नहीं पाते स्टूडेंट और गलत करके आ जाता है। ठीक, तो आपको यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कि जो लेड एसिड बैटरी होती है, इस बैटरी के समान ही इन विकल्पों में से और दूसरी कौन सी बैटरी है। ध्यान दीजिएगा, लेड एसिड बैटरी एक सेकेंडरी सेल है, यानी कि द्वितीयक बैटरी है। इनमें से देखिए द्वितीयक बैटरी और कौन सी है, निकिल लोहा बैटरी, बिल्कुल ये द्वितीयक बैटरी है। सौर बैटरी, ये तो इसको कर दीजिए गलत। क्षारीय बैटरी, निकिल आयरन को क्षारीय बैटरी कहा जाता है और ये भी एक द्वितीयक सेल है, लेकिन हमें सेटिस्फाई करने वाला ऑप्शन डी है। ये निकिल कैडमियम तथा निकिल आयरन बैटरी ये दोनों सेकेंडरी सेल हैं और लेड एसिड बैटरी भी सेकेंडरी सेल है। हो गई ना दोनों में समानता। यही पूछा है कि लेड एसिड बैटरी तो एक बैटरी का प्रकार है, बट इसी बैटरी के तरह दूसरी कौन सी बैटरी है, तो निकिल कैडमियम और निकिल आयरन ये दोनों बैटरी हैं, बस सिंपल सी बात है। अब देखिए जो लेड एसिड बैटरी होती है, ये जब फुल चार्ज हो जाती है तो फुल चार्ज होने के दरमियान इनका जो इलेक्ट्रोलाइसिस का विशिष्ट घनत्व होता है वो कितना होता है, पूर्ण चार्ज। जब ये पूर्ण चार्ज हो जाता है तो इसके इलेक्ट्रोलाइसिस का विशिष्ट घनत्व हो जाता है 1.25 से 1.28। और इसका वोल्टेज, अब इसका वोल्टेज रेटिंग, ये हो गया इसका वोल्टेज। इसका वोल्टेज रेटिंग देखिए दो प्रकार का होता है, एक होगा लोड पर और एक होगा नो लोड पर। जब हमारी बैटरी फुल चार्ज हो गई है और ये किसी लोड के साथ कनेक्ट नहीं है, उस समय तो इसकी वोल्टेज होगी 2.0 वोल्ट, यानी कि 2 वोल्ट होगी। अब जब हमारी एक लेड एसिड बैटरी फुल चार्ज के साथ एक लोड के साथ कनेक्ट है तो उस समय यहाँ पे सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये 2.2 वोल्ट हो। जब ये नो लोड कंडीशन में होगा तो 2.2 वोल्ट होती है और जब आप लोड कनेक्ट कर देंगे तो केवल 2 वोल्ट ही बच जाती है, यानी कि 2 वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है। सिंपल सी बात है कि जब किसी भी चीज़ पे आप लोड कनेक्ट करोगे ना तो पावर लॉस थोड़ा थोड़ा होता ही है, तो 2 वोल्ट का लॉस हो गया 0.2 वोल्ट का, सिंपल सी बात है। अगला, 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का समूहन क्या कहलाता है, बैटरी कहलाती है, बिल्कुल। आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं। अब ये देखिए ये गूगल ट्रांसलेट है, ठीक है। ये जो निम्मी लैंग्वेज होती है ना, ये निम्मी लैंग्वेज क्या, ये गूगल ट्रांसलेट की तरह ही होती है। यदि आप गूगल पे जाके किसी भी वर्ड को आप वहाँ पे सर्च करते हैं तो वो हिंदी आता है और इतना इजी हिंदी आ जाता है कि हमें समझ भी नहीं आता कि ये कह क्या रहा है। अब देखिए कोशिका तो होता है किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेल को भी कोशिका बोला गया है, तो ये एक प्रकार का गूगल ट्रांसलेट ही तो हुआ, यही नीमी लैंग्वेज है। आपको इसी चीज़ को समझना है। तो जब भी 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का समूहन करेंगे तो वहाँ पे बैटरी बन जाती है। क्या बन जाएगी, बैटरी। और बैटरी का सिद्धांत यदि आपसे कोई पूछे तो कि बैटरी किस सिद्धांत पे कार्य करती है, बैटरी सिंपल सी रासायनिक सिद्धांत पे कार्य करती है, रासायनिक ऊर्जा को स्टोरेज करती है, बस यही इसका सिद्धांत ही है और यही इसका सब कुछ है, ठीक है। तो यही है बैटरी का रोल और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। एक शुष्क सेल सिलेंड्रिकल आकार के जस्ते का बर्तन होता है जो व्यवहार करता है। एक शुष्क सेल है, ये हमारा शुष्क सेल है, करेक्ट। इस तरह से यहाँ पे एक टर्मिनल यहाँ पे होगा जो एनोड होगा यानी कि प्लस, और यहाँ पे एक टर्मिनल होगा जो होगा कैथोड, और ये कैथोड होगा माइनस का टर्मिनल। ये जो हमारी सिलेंड्रिकल आकार है यानी कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी बनी होती है जस्ता और कार्बन की, ठीक है, जस्ता और कार्बन की।
तो यहाँ पे देखिए ये जो बॉडी है ये किसके रूप से व्यवहार करेगा, किस रूप से काम करेगा, तो ये एनोड के रूप में काम करेगा। किस रूप में? एनोड के रूप में। एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो बैटरी का जो खोल होता है वो एनोड के रूप में काम करेगा। और दूसरी बात, जो हमारी बैटरी की ऊपरी बॉडी होती है, जो सेकेंडरी बैटरियाँ होती हैं, लेड एसिड, निकिल आयरन, निकिल कैडमियम, तो इन बैटरी की जो ऊपरी की बॉडी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, किस इंसुलेटिंग मटेरियल की बनी होती है? बताइए बताइए, फटाफट बताइए। वो बनी होती है दोस्तों एबोनाइट की। किसकी? वो एबोनाइट की बनी होती है बैटरी की ऊपरी खोल। तो दोस्तों आज हमने 20 प्रश्नों को सॉल्व किया, जो कि बहुत ही बेहतर प्रश्न थे, बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न थे। यहाँ पे मैंने आपको हर एक प्रश्न को विशेष तौर पे समझाया, विशेष तौर पे आप समझ गए। तो दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए सब्सक्राइब, और आप खुद कर लीजिए सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर, ठीक है। तो आज का हमारा सेशन यहीं पर एंड होता है। मैं बहुत ही जल्द इस बैटरी का सेकेंड पार्ट लेकर आऊँगा, जिसमें आपको भी उस पार्ट में भी टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, यानी कि बैटरी का टोटल मैं आपको 40 प्रश्न सॉल्व कराऊंगा। इन्हीं 40 प्रश्नों में से मैं आपको कोशिश करूंगा कि टोटल बैटरी को समझा सकूं, और आप भी समझना कि 40 प्रश्नों में से ही आप टोटल बैटरी को समझ सके। बैटरी देखिए, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो बैटरी का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बैटरी के क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। यदि डीएमआरसी की बात करें ना, तो डीएमआरसी में 4 से 5 क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे आप किसी भी सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए और उसमें से आप देख लीजिए कि बैटरी के कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज हमारा सेशन यहीं तक है, और बहुत ही जल्द मिल रहे हैं हम लोग एक नए सेशन के साथ, एक नए क्वेश्चनों के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी और आपकी बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।